कीमती इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के हमारे इस सेशन में ज्वाइन हुआ है। आई नो आप सबका एक एक सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वक्त। सो बिना किस कोई बिना कोई वक्त ज़ाया किए आई विल लाइक टू कॉल उन्हें जिनका इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हिज लाइफ स्टोरी इज अ सोर्स ऑफ एन इंस्पिरेशन। ये टैक्स के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को एकदम ही सिंपल करके समझाने में माहिर है। He has taught more than 1 lakh students. He is, but obvious, a chartered accountant, as well as he is a qualified company secretary. He has authored over 8 books on subject of taxation as well as international taxation. He is not only an educator, but also a seasoned tax consultant working for major consulting for major export and import companies. He remains a valuable resource for advice, both related to CA course and beyond, always ready to guide and mentor his students and clients alike. So, with a huge round of applause, please welcome our speaker, CA CS Vijay Sada sir. Hello, Hello sir. guys, very good evening. Good evening, sir. I hope everyone is doing fine and you are preparing well for your upcoming examinations. I'm here to say you some few important tips regarding the direct taxation, how you can prepare, how to prepare well for the examination and score in this subject very much, right? So, can I start? ओके सो गाइज सबसे पहले देखिए आई एम श्योर अभी तक के आप लोगों ने आपके क्लासेस कर लिए होंगे। नवंबर अटेम्प्ट मतलब अगर मैं बात करूं सितंबर अटेम्प्ट या फिर ऐसे केस में भी जनवरी अटेम्प्ट, आप सभी लोगों के लिए जो फाइनेंस एक्ट लागू होने वाला है वो है फाइनेंस एक्ट 2023। ठीक है, तो अभी जो बजट आप लोगों के लिए आया है वो बजट आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो पहले तो ये समझ लेना है अपने को। दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं कि भैया फाउंडेशन क्लियर किया, इंटर के अंदर में अब हम लोग को क्या करना है, क्लासेस लगा लेनी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द एकेडमीज आपने जहाँ पे क्लासेस लगाई है, क्लासेस कर लेना और खत्म हो जाना काम नहीं आता, क्योंकि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, पेपर आता कैसा है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने पेपर नहीं देखा होगा आज तक के कि पेपर एग्जैक्टली दिखता कैसा है, पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या आता है। सिर्फ इतना पता होगा आप लोग को, डीटी 50 मार्क का आता है, आईडीटी 50 मार्क का आता है। आई एम श्योर, हाँ या हाँ, बराबर है ना। बट क्या आपको पेपर के इंटरनल पार्ट्स पता है? और अगर नहीं तो आपको ये सेशन बड़े ध्यान से सुनना है, और अगर पेन पेज है तो प्लीज अपने पास लेकर के सुनिए। सबसे पहले जो आपका पेपर है वो 30-70 में डिवाइडेड होगा। थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं। 30-70 के अंदर में डिवाइडेड होगा, मतलब 30 मार्क का एमसीक्यू मैंडेटरी एंड 70 विल बी द डिस्क्रिप्टिव। अब इस 70 में से आपको डिवाइड करना है पार्ट 2, दैट इज 15 मार्क का एमसीक्यू और 35 मार्क का डिस्क्रिप्टिव फॉर डीटी, एंड 15 मार्क का एमसीक्यू एंड 35 मार्क का डिस्क्रिप्टिव फॉर आईडीटी। पहले ये समझ लो, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में समझने से पहले आपको ये समझना है पेपर में क्या क्या करना है। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए, जो डीटी का पेपर है वो आपको पार्ट ए ऑफ द आंसर बुक में लिखना होता है, और आईडीटी का जो पेपर है वो पार्ट बी में लिखना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अगर मान लो डीटी का आईडीटी में डाल दिया या आईडीटी का डीटी में डाल दिया, वो पेपर या क्वेश्चन इवेल्युएट नहीं होगा। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, इवन दो योर आंसर इज मैचिंग विद द सजेस्टेड आंसर। तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना, और ये इंस्टीट्यूट के पेपर के फर्स्ट गाइडलाइन में ही लिखा हुआ होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीटी में एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन आएंगे? आप में से किसी को पता है? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? 50 मार्क का डीटी आता है, ये पता है ना? डीटी कितने क्वेश्चन आते हैं डीटी में? देखा, मतलब हमें ये तो पता है कि जंग लड़ना है, पर हमें ये नहीं पता कि जंग को लड़ना कैसे है। अब अंडरस्टैंड कीजिए, प्रद्युम्न ने आई गेस सही आंसर दिया है। एक्चुअली वो आंसर थोड़ा सा गलत है, मैं आपको बताता हूँ। आर्या ने जो जवाब दिया है गेस एकदम करेक्ट है। आपको 4 क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको 4 ही क्वेश्चन होते हैं, राइट, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो होता है वो मैंडेटरी होता है 15 मार्क्स का, बराबर। और बचे हुए 3 जो क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ता है, एनी 2 ऑफ 15 मार्क्स ईच। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सॉरी, ऑफ 10 मार्क्स ईच। तो आपको 10 10 ऐसे 20 होता है, प्लस 15 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1 जो टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी पे आता है, ऐसे 35 मार्क का डिस्क्रिप्टिव बनता है।
ठीक उसी तरीके से जीएसटी का जो पेपर होता है उसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 to 8 होता है, दैट इज 5, 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 5 विल बी मैंडेटरी फॉर 15 मार्क्स और बचे हुए 3 में से कोई भी 2 सॉल्व करना होता है व्हिच इज ऑफ 10 मार्क्स ईच। जो पहला क्वेश्चन होगा ना आपका डीटी या जीएसटी का, ये आपके कंबाइंड सिलेबस पे होगा, दैट इज 15 मार्क का। ठीक है, इसमें आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी होगा। तो मेरा ये हमेशा बच्चों को कहना होता है कि आप क्या करो कि आप पहले एबीसी एनालिसिस कर लो। इसी वीडियो के अंदर में मैं आपको एबीसी एनालिसिस में बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक से आप कितना पढ़ के जाओ जो आ सकता है, एंड दैट इज विल बी द वैल्यूएबल सेशन। तो आप सभी को होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो आपको क्या प्रिपेयर करना और कैसे प्रिपेयर करना है, अब इस बारे में जरा फोकस कर लेते हैं। देखो, आपको ज्यादा से ज्यादा टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अगर आपने एक बार डीटी का सिलेबस पूरा पढ़ लिया है ना, अब बच्चे बेसिक गलती क्या कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा बेसिक का टैक्स कैलकुलेशन वाला प्रिपरेशन कर लेते हैं, राइट। उसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस पे आ जाते हैं और सैलरी तक के उनका जीवन बहुत सही चलता रहता है, परक्विजिट से आके उनका जीवन खत्म हो जाता है। बराबर है। आपने अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी लगानी है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले डीटी के अंदर में सीक्वेंस, पेन पेपर है तो लिख लेना। सीक्वेंस के अंदर में सबसे पहले क्या करो, आप टीडीएस आरओआई, दैट इज टीडीएस आरओआई, इसके बाद में आपका डिडक्शन, पहले ये 3 टॉपिक पढ़ो। बेसिक बेसिक मत पढ़ो, वो तुमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। पहले पॉइंट पे ये पढ़ो, क्योंकि अगर आप पिछले 4 साल का पेपर एनालिसिस देखेंगे ना, ये टॉपिक्स के आपको एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब चाहे वो आरओआई से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके डिडक्शन से रिलेटेड हो, आपके टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड हो, एडवांस टैक्स से रिलेटेड हो, राइट। एंड मैं तो कहूंगा कि आपके पर्टिकुलर टर्म के लिए ना टीसीएस को थोड़ा ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि टीसीएस में अमेंडमेंट है, टीडीएस में नहीं। तो आपने टीसीएस के अंदर में ज्यादा फोकस करके जाना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जो बच्चा भूल जाता है करना, ठीक है। इसके बाद ये 3 टॉपिक होने के बाद आपने क्या करना चाहिए, लॉजिकली अगर आपके ये 3 टॉपिक हो चुके हैं ना, फिर आपने 2 बड़े टॉपिक उठाने चाहिए, जैसे पहला कैपिटल गेन और दूसरा सैलरी। देखो, फाइनल लेवल पे ना स्मार्ट डिसीजन समझना, फाइनल लेवल पे ना एचपी और सैलरी दोनों टॉपिक नहीं है। मतलब 99% ज्यादा चांसेस है कि आपको इंटर लेवल पे जो क्वेश्चन है वो सैलरी और एचपी से रिलेटेड ज्यादा है, क्योंकि ये टॉपिक फाइनल से हटा दिए गए हैं। मतलब 100% अब उन टॉपिक का फोकस सिर्फ इंटर लेवल पे है, बराबर है। तो अब बच्चा क्या करता है, बच्चा कैपिटल गेन प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है। बट मेरे हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि भैया आप सैलरी और एचपी के ऊपर ज्यादा फोकस करो थोड़ा सा, राइट। और तीसरा फिर पीजीबीपी के ऊपर आ जाओ। और अगर आप देखेंगे कैपिटल गेन कोई इतना हार्ड टॉपिक भी नहीं है, वो आराम से प्रिपेयर हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो उसको आप लास्ट में रखो। पहले आपने क्या प्रिपेयर करना चाहिए, सैलरी। जब आप सैलरी प्रिपेयर करें, उल्टा चालू करो, पहले परक्विजिट्स पढ़ डालो, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता है। पहले परक्विजिट्स पढ़ लो, रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ लो, बेसिक आप ऑटोमेटिकली डन कर दोगे, ठीक है। एचपी के अंदर में ना 3 तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। पहला, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट। अगर मैं पिछले 10 साल की डीटी की हिस्ट्री निकाल करके देखूं, तो जो एचपी से क्वेश्चन आए हैं वो पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड और पोर्शन लेट आउट पे आए हैं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है। दूसरा, वेकेंसी वाले कंसेप्ट पे फोकस करना है। दूसरा जो सेकंड कैटेगरी है जिसपे सबसे ज्यादा एचपी में क्वेश्चन पूछा है, वो विथ वेकेंसी वाले कंसेप्ट पे पूछा है। और इसमें एक पॉइंट रिसेंटली याद रखना है, जो लास्ट ईयर में अमेंडमेंट हुआ था, कि वेकेंसी जो है दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट जो है, वो आप जीएवी से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर वो आपको बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और तीसरा अगर आपको क्वेश्चन करना है, वो होना चाहिए मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। एचपी में बस ये 3 कैटेगरी को पढ़ के चल जाओ, काम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पीजीबीपी के ऊपर। पीजीबीपी में 2 तरीके के क्वेश्चंस आपको डील करने हैं। पहला है सेक्शन वाइज, तो पीजीबीपी 2 पार्ट बनाओ। पहला है सेक्शन वाइज, मतलब ऐसे सेक्शन जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उनमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे सर? पहला है सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन आता है आप लोग को। दूसरा है सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन आता है। तीसरा है सेक्शन 35 एडी, स्पेसिफाइड बिजनेस पे क्वेश्चन आता है। चौथा है 44 एडी, एई एंड एडीए, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। पांचवा है 43 बी, अलाउ डिसअलाउ वाला क्वेश्चन आता है आपको, बराबर है। ये वो 5 सेक्शन है जिनके ऊपर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। अब आता हूं दूसरी कैटेगरी पे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। पीजीपीपी में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है 44 डबल ए, दैट इज अकाउंट्स कब रखना है, दूसरा टैक्स ऑडिट कब करना है। तो 44 डबल ए, 44 ए बी, इसके ऊपर आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बराबर है। तीसरा, वो जिसके ऊपर मेरे को लगता है जेन्युइनली 100% आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो है एक मिक्स्ड क्वेश्चन सेक्शन 28 प्लस 194 आर का। रिसेंटली पीजीपीपी के अंदर में लास्ट ईयर में अमेंडमेंट हुआ था, और वो अमेंडमेंट था कि अगर कोई किसी को वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट
प्रोवाइड करता है इन बिजनेस, तो वो पीजीबीपी माना जाएगा इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट, बराबर है। और जो दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि टीडीएस काट के दे 194 आर के अंदर में। तो इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ एक कंबाइंड क्वेश्चन है, जहां पे वो आपको पीजीबीपी प्लस 194 आर दोनों पे टेस्ट करेगा एग्जामिनर। समझ आ रही है बात? वो दोनों पे टेस्ट करेगा आपको। तो ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन बनना चाहिए। मतलब जो मेरे को लगता है, अब ये थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है। और चौथे कैटेगरी का क्वेश्चन है जो पीजीबीपी के अंदर में आता है, वो है टोटल इनकम वाला क्वेश्चन, जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ठीक है, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद आते हैं। अब आते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में सर हमने क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए? हम सब जानते हैं कि कैपिटल गेन में अगले साल, दैट इज फ्रॉम May 25, इंडेक्सेशन हटा दिया जाएगा, है ना। और इंस्टीट्यूट का ना इतिहास रहा है कि जब भी कोई चीज जाने वाली होती है ना, इंस्टीट्यूट बोलता है अगली बार तो मौका नहीं मिलेगा, एक काम करता हूँ इस साल पूछ ही लेता हूँ। ठीक है, तो डू एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, मतलब ये मेरा आपका 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो चीज जाने वाली होती है ना अगले साल, इंस्टीट्यूट इस साल उस पर जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो आप मान करके चलो गिफ्ट वाला क्वेश्चन आएगा कैपिटल गेन में विथ मंजुला शाह, है ना। अगले साल मंजुला दीदी को चांस नहीं मिलने वाला, तो आप मान करके चलो आपको अटेम्प्ट वाले रहोगे जो मंजुला शाह के ऊपर क्वेश्चन जरूर फ्रेम करेगा। ठीक है, दूसरा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड 45(2). तीसरा कंपलसरी एक्विजिशन, दैट इज 45(5). ठीक है, चौथा सेक्शन 54 एंड 54(f) पे बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि 54 और 54(f) में 10 लाख की मैक्सिमम लिमिट लाई है अमेंडमेंट बेस्ड पे। एंड पांचवा है 50B स्लम सेल। ये वो चीजें हैं जो आपको कैपिटल गेन में कंफर्म पढ़ के जानी है ना। ये वो चीजें हैं जो कैपिटल गेन में कंफर्म पढ़ के जानी है। अब आता हूं मैं आईएफओएस पे। आईएफओएस में क्या पढ़ के जाना है? पहले डिविडेंड पढ़ के जाओ, उसमें भी डीम डिविडेंड का 222E पढ़ के जाना। ठीक है, ए बी सी डी फॉर दैट मैटर छोड़ सकते हो, डी पढ़ के जाना, सॉरी ई पढ़ के जाना। दूसरा दूसरा जब आप बेसिक सॉल्व कर रहे होंगे ना, मतलब आपके टोटल इनकम वाले, टैक्स कॉम्प्यूटेशन वाले, तो उसमें देखिए डिविडेंड का जो टैक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं सरचार्ज पर्पस के लिए, वो प्रोपोर्शन करके करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन वो सॉल्व करके जाना कि भैया अगर डिविडेंड मेरे टोटल टैक्स लायबिलिटी में आ जाता है तो सरचार्ज का प्रोपोर्शन किस तरीके से डिवाइड होगा। तीसरा आईएफओएस में पढ़ के जाओ, दैट इज ऑनलाइन विनिंग एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट सेल। क्योंकि ऑनलाइन विनिंग एक नई चीज आई है, तो एग्जामिनर को अगर पूछना भी है तो वो लॉटरी छोड़ करके ऑनलाइन विनिंग पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन विनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना, प्लस टीडीएस इसके साथ साथ मिक्स पढ़ के जाना। इससे रिलेटेड टीडीएस किस तरीके से होगा, राइट। 194 बीए करके एक सेक्शन है, वो आया है इसके टीडीएस से रिलेटेड। तो ये दोनों कंबाइंडली पढ़ना ताकि आपको जेन्युइनली समझ में आए इसका कैसे होगा। देखो एक बात याद रखो, इंस्टीट्यूट कभी भी ना सिंगल पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछता। मतलब वो आपको सिर्फ ऑनलाइन वाले पे क्वेश्चन पूछ लेगा और फिर सिर्फ ऑनलाइन टीडीएस सिर्फ टीडीएस पे पूछेगा। नेवर एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट चाहता है आपको होलिस्टिक वर्किंग नॉलेज हो, तो इसके लिए आपको दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ना और दोनों को एक साथ अप्लाई करना है। समझ आ रहा है बात? अब आते हैं क्लबिंग। क्लबिंग के अंदर में आपको क्या पढ़ना है? अच्छा सर आपने गिफ्ट का नहीं बोला, गिफ्ट की एग्जामिशन लिस्ट पढ़ के जाओ, क्योंकि उसमें कोविड-19 रिलेटेड अमेंडमेंट आया है। तो मुझे लगता है कोविड-19 से रिलेटेड पार्ट पूछा जा सकता है, ट्रस्ट का एग्जामिशन पूछा जा सकता है ना। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन वाला पॉइंट पूछा जा सकता है। आईएफओएस में इतना ही। आई गेस पांचवा हेड क्या इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट समझ में आ गया आपको। सैलरी का इंपॉर्टेंट मैंने नहीं बोला, मैं सैलरी का भी इंपॉर्टेंट एक बार बोल देता हूँ। सैलरी में ना आरएफए पढ़ के जाना, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट है, पॉपुलेशन की लिमिट चेंज की गई है। ठीक है, दूसरा कार, कार पढ़ के जाओ। तीसरा यूज ऑफ मूवेबल एसेट, चौथा सेल ऑफ मूवेबल एसेट। ठीक है, पांचवा प्रोविडेंट फंड विथ इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट, प्रोविडेंट फंड प्लस उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट। फिर आता है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में वीआरएस, क्योंकि इसकी लिमिट 5 लाख से 25 लाख की गई है, तो पहला वीआरएस पढ़ के जाओ, दूसरा लीव एनकैशमेंट पढ़ के जाना, और तीसरा पेंशन पढ़ के जाना। मैं ग्रेचुटी नहीं बोल रहा हूं, मैं पेंशन बोल रहा हूं। सर पेंशन क्यों? क्योंकि अगले साल पेंशन चेंज हो रहा है, तो पेंशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना। ठीक है, और अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं, एचआरए तो मतलब है ही, उसको तो पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है एचआरए को। और इसके अलावा
जो आपके नॉर्मल अलाउंसेस है जो 115 बीएससी में नहीं मिलते वो वाले, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 115 बीएससी आए हुए करीब 3 साल हो चुका है, लेकिन अब तक सैलरी को 115 बीएससी के साथ मिक्स करके नहीं पूछा गया है। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि इस बार ऐसा हो सकता है कि वो सैलरी को 115 बीएससी के साथ मिक्स करके एक क्वेश्चन दे, है ना। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये आ सकता है, अभी से बता के चल रहा हूँ, चाहे आप सितंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं चाहे आप जनवरी अटेम्प्ट दे रहे हैं, याद रखिए। अब आता हूं मैं किसके ऊपर, क्लबिंग के ऊपर। क्लबिंग के ऊपर दो तरीके के दो चीजें पढ़ के जाना क्लबिंग में, एक्चुअली तीन। पहला पढ़ के जाओ हस्बैंड वाइफ को जो गिफ्ट देता है उसके बाद में प्रोपोर्शनल क्लबिंग कैसे होती है। दूसरा पढ़ के जाओ क्रॉस ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। और तीसरा पढ़ के जाना माइनर। इन तीन के अलावा क्लबिंग में कुछ मत पढ़ना। देन आता हूं सेट ऑफ के ऊपर। सर सेट ऑफ के अंदर में क्या पढ़ना है, एक कंटेंट देखो, बाकी सब तो सेट ऑफ में ऐसा कुछ चेंज है नहीं। एक जगह जो याद रखना है, 115 BAC जब भी ऑप्ट करते हैं एचपी का लॉस किसी भी दूसरे रेट से सेट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है। 100% रिस्ट्रिक्शन है, चाहे एचपी किसी भी प्रकार का हो, वो एडजस्टमेंट याद रख लेना, बाकी तो ऑलमोस्ट एचपी में कुछ चेंज नहीं हुआ। चलिए डिडक्शंस पे आते हैं। डिडक्शंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब जो आने के मतलब चांसेस है। पहला है एटीएम। एटीएम जो डिविडेंड आता है डोमेस्टिक कंपनी की तरफ से वो। दूसरा 80JJAA, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग 80C 80D पढ़ने बैठ जाते हो, मैं कुछ ऑफ बीट बता रहा हूँ। पहले 80JJAA 80M, पहले इसको पढ़ो। इसके बाद आता है 80DD, क्योंकि इसमें चेंजेस रहते हैं। 80DD चौथा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो टाइमलाइन है वो आपके ईयर में खत्म हो रहा है, समझ आ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे उनको पूछने का इस बार चांस है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे पूछेंगे। सो इसके अलावा 80G, है ना। ये मेरे को लगता है कि आपको आ सकता है डिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं चलता हूं एग्जामिशन में। 10AA, 10AA पूछे जाने का इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। 24-25 जो ईयर रहेगा ना, वहां पे वो लगभग खत्म होने में आ जाएगा, उसमें पूरा सनसेट लग जाएगा। 1920 वो लास्ट ईयर था जब आपने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देनी थी SEZ के अंदर में, और वहां से हम देखे 5 साल, तो वो लगभग खत्म होने आ रहे हैं 24-25 में। तो 10AA पूछे जाने के चांसेस आपको ज्यादा है। तो मॉड्यूल में ना एक प्रॉब्लम है रुद्रा करके, ठीक है। मेरे नोट्स में भी है, मेरे फास्ट ट्रैक में भी रहेगा, और ऑलमोस्ट आपने अगर मेरे से नहीं भी पढ़ा है तो वो आपको ऑलमोस्ट हर टीचर के बैंक में मिलना ही चाहिए। तो रुद्रा करके जो एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो करके जाना, ठीक है। लगभग सिर्फ फिगर बदल के शायद वही पूछ ले आपको। अब मैं आता हूँ एग्जामिशन में, और कोई टॉपिक मेरे को नहीं लगता एग्जामिशन में अगर और कुछ पूछा तो 10-10D पूछेगा, LIP का टैक्सेशन, क्योंकि इसमें रिसेंटली चेंजेस थे, है ना, कि LIP जब मैच्योर होता है तो उसका क्या होता है। तो LIP अगर मैच्योर होकर के आता है और 10-10D की कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। और टैक्सेबल कहाँ होता है, IFOS में टैक्सेबल होता है, और इसका TDS 194DA के साथ आता है, ठीक है। तो टैक्सेशन ऑफ LIP वाला कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़ के जाएंगे, जो IFOS के साथ क्लब होगा। फिर मैं आता हूं ROI, दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर। 139 पढ़ के जाओ, कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा, इसको रिटर्न करना है, इस व्यक्ति को रिटर्न भरना है या नहीं, क्योंकि उसमें आया है अमेंडमेंट कि टर्नओवर 60 के ऊपर है तो आपको रिटर्न भरना है, या TDS 25-50 के ऊपर है तो आपको रिटर्न भरना है। तो पहला वो करके जाओ। दूसरा पैन करके जाओ। पैन बहुत इग्नोर्ड टॉपिक है, पूछा जाता है, और लास्ट 3 अटेम्प्ट के हिसाब से देखे ना तो उन्होंने आधार पे क्वेश्चन पूछ लिया, पैन पे नहीं पूछा है अभी तक, और पेन में चेंजेस है, तो पैन करके जाओ। तीसरा आपको करके जाना है अपडेटेड रिटर्न। तो फॉर द टाइम बिंग बिलेटेड और रिवाइज को बाजू कर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न पढ़ के जाओ अच्छे से, ठीक है। और अपडेटेड रिटर्न पे टैक्स कैसे निकालते हैं, वो जो 25% और 50% निकालना होता है टैक्स का, एडिशनल टैक्स 140B के अंदर में, राइट। इंस्टीट्यूट के एक बुक में भी है, मेरे भी नोट्स के अंदर में दिया हुआ है, मेरे फास्ट ट्रैक में भी हमने बताया, इसको डिस्कस किया है। 140B करके जाना उसके साथ साथ, ठीक है। रिटर्न में आपको इतना करना है। तो पहला रिटर्न का नॉर्मल सेक्शन 139, दूसरा अपडेटेड रिटर्न, तीसरा पैन, और चौथा टैक्स कैसे निकालेंगे अपडेटेड रिटर्न के टाइम पे। फिर आता हूं मैं टॉपिक ऑफ एडवांस टैक्स के ऊपर। एडवांस टैक्स में आप 3 चीजें कंफर्म पढ़ के जाएंगे। पहला, एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है इंस्टीट्यूट का एडवांस टैक्स में।
जो बहुत दिन हो गए नहीं पूछा है। दूसरा 234 बी एंड सी और उसका कैलकुलेशन, इंटरेस्ट अंडर 234 बी, इंटरेस्ट अंडर 234 सी। तो आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, एडवांस टैक्स किस पे एप्लीकेबल है, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें एक और क्वेश्चन मैं बस फ्लूक के लिए दे रहा हूं, शायद आ सकता है। सेक्शन 210 एओ नोटिस भेज करके एडवांस टैक्स पे करने बोल सकता है ना, 210 नाम का सेक्शन है, तो वो आ सकता है। लास्ट टॉपिक पे आता हूं मैं, सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक पे आता हूं, वो है टीडीएस। टीडीएस में आप क्या क्या पढ़ के जाएंगे? टीडीएस के अंदर में आपको सबसे पहले पढ़ना है 194M, 194N, 194O, 194P, 194Q, 194R, MNOPQR, पहले ये पढ़ना, बराबर है। वो CH J तुम्हारे सीनियर को पूछ लिया होगा उन पे क्वेश्चन, ये है नए सेक्शन, समझ आ रहा है। फिर है 194BA, 206AA, 206AB, 206AA, ज्यादा इंपॉर्टेंटली 206C, पूरा TCS है ना। TCS में भी सब क्लॉज F, सब क्लॉज G, सब क्लॉज H, अच्छे से पढ़ के जाना। 206C, 1F, 1G, 1H, ये अच्छे से पढ़ के जाना है आपने, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा मतलब अब ये थोड़ा क्वेश्चनेबल भी हो सकता है, बट फिर भी आप पढ़ के जाएंगे ड्यू डेट्स ऑफ टीडीएस। ये मुझे लगता है अगला जो पेपर आने वाला है दैट इज सितंबर का, ये थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरफ ज्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने आपको वो सेक्शंस पहले दे दिए। अब मैं एंड में आता हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस पे। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको क्या करना है सर? सेक्शन 6 पढ़ के जाओ इंडिविजुअल के लिए, फिर सीधा पढ़ो सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 में 4 आइटम पढ़ के जाना। पहला बिजनेस कनेक्शन, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा रॉयल्टी, चौथा एफटीएस। वापस बता देता हूँ, बिजनेस कनेक्शन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस, ये 4 सेक्शन नंबर 9 के अंदर में पढ़ के चल जाना, ठीक है। अब इसके बाद बचता है बेसिक्स, चलो इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर भी बचता है, आता हूँ उसके ऊपर, खैर अब वो चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट है, इसलिए आपको दोनों को मिक्स कर देता हूँ। एग्रीकल्चर में पढ़ते वक्त 3 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला वो सेग्रीगेशन ऑफ इनकम, टी कॉफी रबर एंड अदर बिजनेस, ठीक है। दूसरा मेथड ऑफ एग्रीगेशन से टैक्स कैसे निकालते हैं। एग्रीकल्चर में बस ये 2 पढ़ लेना, काम खत्म है। अब आते हैं बेसिक्स में। बेसिक्स में थ्योरी क्वेश्चन के नाम पे आपको 3 ही क्वेश्चन दे सकते हैं। पहला पर्सन का डेफिनेशन, दूसरा असेसी का डेफिनेशन, तीसरा एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। बाकी कोई थ्योरी आपके कोई काम की नहीं चैप्टर नंबर 1 की। आपको 3 ही थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, पर्सन, असेसी, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, बराबर। इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला थ्योरी में चैप्टर नंबर 1 के। डन, इतना आपको पूरा पढ़ के जाना है, ये पूरा आपका एबीसी एनालिसिस है, बराबर है। इतना पहले पढ़ लेना, इसके बाद जो टाइम बचे सब पढ़ लेना। सर पहले हमने क्या करना चाहिए? अभी देखो तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है एग्जाम को, नंबर ऑफ डेज मेरे को बताओ, कोई बच्चे को याद है तो। एक्सेप्शन टू द जनरल रूल बेटा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, कितने दिन बचे हैं आपके पास? चलिए मैं समझाता हूँ सर, आपको 24 to 25 डेज एग्जाम में बचे हुए हैं, बराबर है, रफली। आपने क्या करना चाहिए? आपने सबसे पहले ना डीटी और जीएसटी को डिवाइड करना है, पहले 2 पार्ट के अंदर में डिवाइड करो। जीएसटी को जो आपको देने हैं उसके अंदर में मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कि सर जीएसटी को आप अगेन उल्टा चालू करो, क्योंकि जीएसटी के इनिशियल टॉपिक जो है उसके अंदर में क्वेश्चन नहीं आते। जीएसटी के जो पीछे वाले टॉपिक है इस पे क्वेश्चन आते हैं, जो बच्चा वहां तक पहुंचता ही नहीं बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेबस। तो जैसे इनवॉइसिंग हो गया जो लास्ट में आता है, उसके बाद में आपके रिटर्न वाले टॉपिक जो हो गए जो लास्ट में आते हैं,
बच्चा इनकम टैक्स के रिटर्न का टॉपिक पढ़ते जाता है और जीएसटी के रिटर्न का टॉपिक ही पढ़ना भूल जाता, और यहाँ वो फंसता है। आपने उल्टा स्टार्ट करना है अगेन जीएसटी को उल्टा स्टार्ट करो पढ़ना, तो लॉजिकली पहले रिटर्न पढ़ लो, उसके बाद में एग्जाम्पशन पढ़ लो, उसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पढ़ लो, चौथा इनवॉइसिंग का पार्ट आप कंप्लीट कर लो। ये 4 टॉपिक आपको पहले बहुत अच्छे से करने हैं जीएसटी के, ठीक है। एग्जम्प्टेड सर्विसेज पढ़ लो, कौन कौन सी सर्विसेज एग्जम्प्टेड सर्विसेज के अंदर में, और जीएसटी डीटी के मुकाबले बड़ा छोटा है, तो जीएसटी को जो आपको टाइम खत्म करना है, खत्म करने का जो टारगेट होना चाहिए, वो लगभग आपका जीएसटी जो है रफली कुछ 9 से लेके 13 घंटे के बीच में खत्म हो जाना चाहिए। तो अब 9 से 13 घंटे के अंदर में आपको जीएसटी पूरा खत्म करना है, और सैम्पलिंग बेसिस पे पढ़ो थोड़ा सा। जैसे मैंने डीटी का आपको स्पेसिफिक पार्ट बता दिया ना कि हाँ यार ये है, इसके लिए ये है, उसके लिए वो है, तो आप क्या करो, सैम्पलिंग बेसिस पे स्पेसिफिक पार्ट्स को ही पढ़ो, फालतू की चीजों को मत पढ़ो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं डीटी की बात कर रहा हूं, तो आपको हेड्स को जो टाइम देना है वो लगभग 8 से 9 घंटे देना है। 8 से 9 घंटे आपको हेड्स को देने हैं, सभी हेड्स को मिला करके। इसके बाद आपको 5 टॉपिक को मिला करके 4 घंटे देना है। बेसिक, रेसिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग, सेट ऑफ, एग्जम्पशन, एडवांस टैक्स। इनको 4 से 5 घंटे के अंदर में फटाफट क्विकली, जितना अपन ने बोला जो इंपॉर्टेंट है वो प्लस उसके क्वेश्चन, खत्म। उससे आगे कुछ नहीं करना। रिटर्न टीडीएस जो है, रिटर्न टीडीएस और जो भी बैलेंस टॉपिक बचता है आपका, इसको आपको 2 से 3 घंटा देना है, उससे ऊपर नहीं देना है। आपका सबसे ज्यादा टाइम लगभग 6 से 7 घंटा एक्स्ट्रा आपका टोटल इनकम में जाना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी फास्ट ट्रैक भी डाल रखा है, मैंने यूट्यूब के ऊपर मैराथन भी डाल रखा है, उठाओ एक बार फट से कंप्लीट कर लो। और जितना ज्यादा हो, यू हैव टू मेक श्योर एग्जाम में जाने से पहले तुम्हारे 20 से 22 टोटल इनकम के क्वेश्चन होने चाहिए, 20 to 22 टोटल इनकम के क्वेश्चन होने चाहिए, तो जाकर के तुमको एज मिलेगा, पता चलेगा। और जब ये टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैं आपको बताऊंगा 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन कंफर्म सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाले, क्योंकि बच्चे जो मैक्सिमम क्लासेस में ऑल ओवर इंडिया प्रिपेयर कराया जाता है ना, वो क्या करवाते हैं, वो सिर्फ आपको पीएनएल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं मैक्सिमम इंडिया के अंदर में। और जबकि आप पेपर एनालिसिस देखोगे ना, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देते हैं, तो बच्चे को वहां पे पीजीपीपी उल्टा गेम हो जाता। आपने क्या करना है, मॉड्यूल में 3 क्वेश्चन दिए हैं आपके, अपने नोट्स में भी वो 3 क्वेश्चन हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। दूसरा कैटेगरी आपको जो उठाना है टोटल इनकम का, वो उठाना है पीएनएल कैटेगरी। और तीसरा जो उठाना है ना, वो आपको उठाना है टोटल इनकम प्लस टैक्स कैटेगरी। यस और नो? जब आप आंसर शीट सॉल्व करने जाएंगे, इस बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। जब भी आंसर लिखने जाओ आप लोग, सबसे पहले क्या करो, पहला पेज टोटल इनकम देखो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 विल ऑलवेज बी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, तो पेपर प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहला वाला पेज, द फर्स्ट पेज ऑफ योर डीटी पेपर, इसको आपने स्ट्रेट अवे टैक्स कंप्यूट टोटल इनकम कंप्यूटेशन, टैक्स कंप्यूटेशन एंड नोट्स के लिए रखना है। तो आपको जितनी वर्किंग नोट बनानी है एक एक हेड की, वो नेक्स्ट पेज से चालू होनी चाहिए। एवरी हेड 1 वर्किंग नोट, एवरीथिंग 1 वर्किंग नोट, राइट डाउन एवरीथिंग। मैंने रिसेंटली कुछ पेपर्स चेक किए जो बच्चों के आए, बच्चों ने मेरे को बोला कि भैया सर आप मेरे पेपर चेक करो, मेरा आंसर सजेस्टेड आंसर से बिल्कुल मैच है, फिर भी मेरे को मार्क्स नहीं दिया, क्यों ऐसा किया सर? अब मैं आपको बताऊं उनके साथ गड़बड़ कहाँ हुई। गड़बड़ ये हुई कि उन्होंने नोट्स ही नहीं लिखे थे। प्लीज डोंट डू दिस, है ना। देखिए इंस्टीट्यूट आपसे चाह क्या रहा है, इंस्टीट्यूट आपको प्रोफेशनल बनाना चाह रहा है। प्रोफेशनल वो होता है जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में हर एडजस्टमेंट की एक नोट बना के दे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और वैसा हुआ तो क्यों हुआ। समझ आ रहा है? आंसर 3 ही प्रकार के होते हैं दोस्त, राइट, रॉन्ग और आईसीआई। कितने प्रकार के आंसर होते हैं? 3, राइट, रॉन्ग और आईसीआई। ईमानदारी से समझ ले, तेरे को लिखना आईसीआई है, राइट आंसर नहीं लिखना है तेरे को, आईसीआई आंसर लिखना है। और आईसीआई तेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो तेरे को नोट दे। जब वो मॉड्यूल बनाता है तो वो हर चीज पे नोट लिखता है ना, ये एडजस्टमेंट क्यों हुई, वो एडजस्टमेंट क्यों हुई, ये एडजस्टमेंट क्यों हुई। आपकी भी जिम्मेदारी है वो लिख के आना। नोट्स फॉर्म पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट्स, तो नोट्स आपको लिख करके ही आने हैं, अजम्पशंस आपको लिख के ही आने हैं। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, नोट्स में ही अजम्पशन लिख देते, गलत। अजम्पशन का अलग नोट बनना चाहिए और नोट्स का अलग नोट बनना चाहिए। समझ आ रहा है बात? और अगर कहीं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देने हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, सॉल्यूशन आपको देने हैं। पेपर में जाने से पहले आपको मेक श्योर करना है
आप लास्ट 2 ईयर के एमटीपी कर लो, मतलब 2 अटेम्प्ट के एमटीपी कर लो और 2 अटेम्प्ट के आरटीपी कर लो, ठीक है? ये 2 आपको करके जाने हैं, क्योंकि मैंने एक बात ना एनालाइज की है डीटी में। वो क्या करते हैं, लास्ट 2 अटेम्प्ट के एमटीपी को उठाते हैं, उसमें फिगर चेंज करते और वो आपको दे देते, ठीक है? तो एमटीपी को बहुत अच्छे से करना है, आरटीपी को बहुत अच्छे से करना है जाने से पहले, ठीक है? ये आपको एज देगा। और अब तेरे पास 20-25 दिन में वो टाइम नहीं है जब तू कंटेंट पढ़ सके, तो तेरा पूरा टाइम एक ही जगह इन्वेस्ट होना चाहिए, सॉल्विंग 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 सॉल्विंग। एक ही गुरु मंत्र दे रहा हूं, पढ़ना नहीं, सॉल्व करना है। उठा सॉल्व कर, जहां गड़बड़ होगी तो जाके प्रोविजन पढ़ ले, समझ आ रहा है? अब सिचुएशन चेंज कर ले, सॉल्व 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 सॉल्व, खत्म हो गया काम, ठीक है? अभी मैं तेरे को टाइम मैनेजमेंट बता देता हूँ, दैट विल बी द ऑलमोस्ट लास्ट थिंग जो आपके एक पेपर के लिए बड़े काम की चीज है, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। हमने आपके साथ पूरी कोशिश की विद रिस्पेक्ट टू कल्याण ब्रांच एंड पिंपरी चिंचवड ब्रांच। इन्होंने बहुत मेहनत करी, स्पेसिफिकली मेरे पीछे बहुत ज्यादा पड़े ये लोग। बट मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, टाइम मैनेजमेंट, पूरा गेम टाइम मैनेजमेंट का है दोस्त, पूरा गेम टाइम मैनेजमेंट का है। टाइम मैनेजमेंट समझते हैं, 180 मिनट्स मिलने वाला है तेरे को पेपर के अंदर में, 60 मिनट्स इंटू 3 आवर्स, 180 मिनट्स मिलने वाला है। 100 मार्क का पेपर है, 1.8 मिनट पर मार्क्स, 1.8 मिनट पर मार्क्स है तेरे पास। यानी अगर क्वेश्चन 5 मार्क का है, तेरे को प्रैक्टिस इस लेवल की करनी है कि 9 मिनट के अंदर में वो सॉल्व हो जाना चाहिए, नहीं तो तू पेपर कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और तू बोलेगा मैं 70 या 80 का प्रॉब्लम सॉल्व करके आऊंगा, इसमें से 40 तो मिल ही जाएंगे। मेरे दोस्त, आई एम सॉरी, तू फाउंडेशन में नहीं है ना? तू फाउंडेशन में नहीं है। कंटेंट से तेरे को समझ आ चुका होगा कि भाई 70 का सॉल्व करके 40 नहीं मिलते यहाँ पे, लिखना है तेरे को बहुत, तो तेरे प्रैक्टिस उसके ऊपर होनी चाहिए। अभी तुम्हारे पास 20 दिन टाइम है हर सब्जेक्ट का, क्विक रिविजन। अब वो टाइम है नहीं तेरे पास जब तू डिटेल में पढ़ते बैठे किसी भी चीज को, क्विक रिविजन वाली चीज ढूंढ, धनाधन 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 सिर्फ सॉल्विंग के ऊपर लगा, जहां अटके वहां जाकर के बुक चेक कर। समझ आया बात? क्योंकि पेपर में राइटिंग होनी चाहिए। 20 दिन अगर तूने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, तो तेरे को पेपर के अंदर में लिखने में कभी इशू नहीं आएगा, और तेरा पेपर का हमेशा 100 मार्क के ऊपर कंप्लीट हो, 100 मार्क तक के कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज 90 प्लस सॉल्व हो। 90 प्लस सॉल्व करके तू एक्सपेक्ट कर सकता है कि तेरे को 40-50 के बीच में आए, तू 80 सॉल्व करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तेरे को 40 आ जाए। समझ आ रहा है? तो तेरे को एग्जाम में वो 3 घंटे ना प्रेशर नहीं आना चाहिए, और इसकी तैयारी आज से होगी। तो ओलंपिक की तैयारी ना बेटा 2 साल पहले से होती है, ओलंपिक जिस दिन होने वाला है उस दिन नहीं होती। तो जो राइटिंग प्रैक्टिस है आज से मेक श्योर कर कि दिन में 4 घंटे तो सिर्फ लिखने वाला कंटेंट होना चाहिए तेरा, कि मैं लिख ही रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट उठा लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, क्योंकि ये रोज की 4 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए तेरे को, वहां एक दिन में 4 घंटे लगाने के, है ना? 30 दिन 4 घंटे प्रैक्टिस, मतलब लगभग 480 घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस होगा। समझ आ रहा है बात? मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। इतना प्रैक्टिस सफिशिएंट रहेगा उस 4 घंटे को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, है ना? दूसरा, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़े? अगर तू बोथ ग्रुप दे रहा है तो इधर 3, अगले दिन 3, मतलब अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको अपने जो डेज है उसको MWF और TTS में डिवाइड करना चाहिए। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे ग्रुप 1 पढ़ना है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ग्रुप 2 पढ़ना है, और एक दिन में उस ग्रुप के तीनों सब्जेक्ट पढ़ने, और हर एक को 3-3 घंटे एलोकेट करना है। और इस 3 घंटे में हर सब्जेक्ट का 1.5 घंटे का प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि 4-4.5 घंटे का जो डेली टारगेट है वो मीट हो। समझ आ रहा है बात? याद रख, 20 दिन 3 घंटा, एटलीस्ट 4 घंटा एटलीस्ट मेक श्योर कर लेना एग्जाम में जाने से पहले 480 से 500 घंटे का राइटिंग कंटेंट होना चाहिए। आवर्स वाइज बोल रहा हूं मैं, राइटिंग 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 कंटेंट होना चाहिए, तो एक दिन में 4 घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस बनेगा। समझ आ रहा है? तो ये सारे चीजें हैं जो आपको बहुत मदद देगी मेरे हिसाब से। आप लोगों की कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछिए। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। आई एम श्योर ये पूरा जो हमने पिछले 40-50 मिनट्स बात करी, ये बहुत वैल्यूएबल रहा होगा आप लोगों के लिए।
कि एग्जैक्टली प्रिपेयर क्या करना है और कैसे करना है। आई गेस नो वन हैज एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन राइट नाउ। चलो मेरे पास एक सवाल है, मुंबई कब बुला रहे हो तुम लोग घुमाने के लिए? वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। सर हितिन को अच्छा क्वेश्चन है। सर, शुड वी स्टार्ट एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव? देखो लॉजिकली ना ये पहले 15 मिनट के अंदर में डिसाइड होता है कि अपने को करना क्या है। ये एक्चुअली आप और मैं यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले हमने क्या करना है। पर सीधी बात बोलूं, जिसके बारे में तुम श्योर हो ना कि हाँ यार ये तो आ रहा है मेरे को, वो पहले होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर पे पेपर इंप्रेशन वाला बने। समझ रहे हो? एग्जामिनर पे पेपर पे प्रेजेंट जो बने वो अच्छा प्रेजेंटेशन वाला हो। मेरे हिसाब से एमसीक्यू सबसे लास्ट होना चाहिए, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो। क्योंकि देखो एमसीक्यू वो चीज है जो आपने और मैंने किसी ने नहीं देखी, मेरा बात समझना। पर हर तरीके के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम दोनों ने देखे, बराबर है? तो अगर मैं स्टूडेंट रहूं तो मैं क्या करूंगा, 15 मार्क इंटू 1.5 मिनट्स, इतने मार्क में डीटी के टाइम पे क्या कर दूंगा, बाजू में छोड़ दूंगा, और मैं मेक श्योर करूंगा 35 का डिस्क्रिप्टिव मैं पहले पूरा लिख के आऊं। क्योंकि देख एमसीक्यू में मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे ये श्योर नहीं है, पर डिस्क्रिप्टिव तेरे को 100% मार्क देके जाएगा। तो आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि पहले क्या हो, डिस्क्रिप्टिव हो जाए, और बाद में एमसीक्यू कितना ही इजी क्यों ना हो, आई विल नॉट सॉल्व इट अर्ली। ये मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आपका सिचुएशन अलग हो सकता है, ठीक है? मैं जो चीज पे बिलीव करता हूँ मैं आपको वो बोल रहा हूँ। जी ये थे ना आपका क्वेश्चन। सर एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सर सो मच भाई। आप ऐसे मस्त जोश देते रहा करो, और मोटिवेशन इतना आ जाता है कि देखो मैं रहता आप नहीं। सबको, व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशन, मैं आप सबको एक ही बात बोलता हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं, मेरे वीडियो ऑलरेडी बहुत लोगों ने डाल रखे हैं, मैं सब आपको एक ही बात बोलूँ क्या, तुम ना किसी के लिए मत करो। मैं माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, मैं मम्मी के लिए कर रहा हूँ, मैं पापा के लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए करो। तुम एक बेटर लाइफ चाहते हो, समझ आ रहा है बात? तुम एक बेटर लाइफ चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार ना इस सिचुएशन से बाहर आए। खुद के लिए करो, बी सेल्फिश। अगले 20 दिन ना, प्लीज, अगले जो 30 दिन है, हर चीज को छोड़ दे भाई। अपन जब फाइनल में मिलेंगे ना, अपने पास 2 साल है और फाइनल में मस्ती करने के लिए, तो तू और मैं बहुत मजे करेंगे। अगले 24 दिन ना, तूने इसके पहले पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो डजेंट मैटर, पर ये 20 दिन में तूने ईमानदारी से पढ़ लिया ना, तेरा काम खत्म हो जाएगा। और एक बात याद रख, हम सब जानते हैं हमारे घर की सिचुएशंस, है ना? हम सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को नहीं पता हमारे घर की सिचुएशंस क्या है। उसको बदलना है बस। वी हैव टू मेक श्योर कि आज जो लोन शायद हमारे पापा पे चल रहा है, या जो एक टारगेट हमारे डैड और मॉम कंप्लीट नहीं कर पाए ना अपने लाइफ में, हमें वो भी चीज उनको दिखानी है। वी हैव टू मेक श्योर कि यार जब उनको आज कोई देखे ना, तुमने बचपन में कितनी गलती की इररिलेवेंट, पर जब तुमको कोई देखे ना, वो ये बोले कि यार ये बचपन में कुछ और था और आज कुछ और है ना? तुम है ना आज के टाइम पे मिसाइल बन जाओ, ताकि लोगों के लिए मिसाल बन पाओ। आज सिर्फ मिसाइल का काम करो, जिस डायरेक्शन में फेंक दिया उस डायरेक्शन में पागलों के जैसे पड़ जाओ। और आपको अगर मराठी आती है तो एक बात कहना चाहूंगा, आता एकच ध्यास कुत्र्यासारखा अभ्यास। समझ गए? आता एकच ध्यास कुत्र्यासारखा अभ्यास। ये 25 दिन समय ना, सुनना, ये 25 दिन ना तेरे लाइफ में बहुत कुछ आएगा। पहला, घर में दुनिया भर की फाइनेंशियल इशू आएगी, तू उसमें कुछ नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, घर में बहुत झगड़े होंगे, मान करके चलो महाभारत ही तुम्हारे घर से चालू होगी। समझ में आया? तेरे को कौन बनना है? श्री कृष्ण। जिसको लड़ना है लड़ने दो, मैं बैठा हूं, मैं देखूंगा क्या चल रहा है। तो तूने बीच में पढ़ने का नहीं, तू कृष्ण बन जा, जिसको जो करना है करने दे। 20 दिन तेरे है। तीसरा, बहुत प्रेशर आएगा दिमाग पे, समझ आया? बहुत प्रेशर आएगा। पैसा आएगा तो रोकेगा क्या? नहीं। तो प्रेशर को भी आने दे, प्रेशर को भी आने दे, उसका काम है आना। समझ आया बात? फिर ऐसा मन करेगा नहीं और अब 8 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए, अब ना हो पाएगा। अपने आप को 1 घंटा और स्ट्रेच कर,
मरेगा नहीं तू, तेरे ड्रीम्स बाकी है। बात समझ, तू भटकती आत्मा बन के भी काम करेगा, तो मरेगा तो नहीं, है ना। थोड़ा सा उठ, घूम ले, 1 घंटा अपने आप को और स्ट्रेच कर ले बस। या ये भी वर्क ना करे ना, तो वो सब्जेक्ट उठा ले जिससे तेरे को नफरत हो। तू कंफ्यूज हो जाएगा कि माँ कसम इसमें था क्या, मैं भूल गया, और फिर तेरी फटेगी, फिर तू पढ़ना चालू कर देगा। और 25 दिन, देखिए आप उस एज में हैं जहां पे रिलेशनशिप में हो सकता है हो, ठीक है। और रिलेशनशिप में ना तुम्हारी वाली या तुम्हारा वाला उसी टाइम इसको दुनिया के सारे कलेश करने रहेंगे, मान करके चलो, उसी टाइम इसको सारे कलेश करने। आपने 20 दिन का हाथ आज ही छोड़ देना कि बोलना देख, देखो, अगर हम म्यूचुअली हमारे रिलेशनशिप में एक दूसरे के करियर की रिस्पेक्ट कर सकते हैं ना, तो वो रिलेशन काम का है। एकदम भाई टू भाई वाली बात बोल रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। मुझे ये नहीं पता आप में से कितने हैं, बट मैं अज्यूम करके चलता हूँ हम सब हैं, जो नहीं है वो पोगो, ठीक है। अगर हम सब भी है ना, तो मेरी एक बात मान करके चलो कि ना, आज ही प्यार से बात करके ना रिक्वेस्ट कर लेना। अनंत है बोल रहा है कोई तो, ठीक है। अनंत, अनंत तेरा अफेयर है ऐसा सब बोल रहे हैं, ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ। तो बेटा अनंत तेरे को ही बोलता हूँ, देख, सामने वाली को बोल देना विजू भैया ने बोला है कि 30 दिन मेरे को जीवन के दे दे, मैं तेरे को 30 साल बड़े ईमानदारी से रखूंगा। इफ यू वांट टू बी क्वीन, लीव मी लाइक अ किंग। फिर मैं जंग लड़ने जा रहा हूं तो मेरे को परेशान नहीं करना, उल्टा के थाली से ऐसा ऐसा करने का, बोलने का जा ये ले तिलक लगा, तू जा, मैं हूं, टेंशन मत ले। तो उसको बाकायदा एक ही लाइन लिख के भेज देने का, इफ यू वांट टू बी क्वीन, लीव मी लाइक अ किंग। मैं जाएगा, मैं 50 जगह झगड़े करेगा, वो टेरिटरी भी जीत के आएगा, और फिर तेरे को जो चाहिए वो दे देगा, है ना। यू रिस्पेक्ट म्यूचुअली, तो हमारा मान सम्मान की इज्जत कर, हम तेरी भरपूर इज्जत कर लेंगे, बराबर है। और जिन लोग अभी तक के इस लफड़े में नहीं पड़े हैं, पर दूसरों को देख करके मन बड़ा अजीब सा लगता है कि वो लोग तो हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं। बेटा ये जो जिनके हाथों में हाथ है ना, ये इनके हाथों में हाथ नहीं, हाथों में फंदा है जो छोड़ नहीं रहा है। तुमको लग रहा है हाथों में हाथ है, अबे जिसमें से एक आदमी विदाउट कंसेंट चल रहा है, उसको पहले लग रहा था वो फ्री विल के साथ चल रहा है, अभी वो विदाउट कंसेंट चल रहा है। समझ आ रहा है। तो ये हाथों में हाथ मत देखो, हाथों में फंदे के जैसा देखो, सब मिल जाएगी। तेरे पास पैसा है तो सब मिल जाएगी, सीधी बात बोल रहा हूं मैं तेरे को, लाइफ में, है ना। सब पूछेंगे तू कैसा है अगर तेरे पास पैसा है। और इधर तू फेल हो गया और वो पास होके आर्टिकलशिप में चले गई ना, फाइनल वाला लेके जाएगा, तू कुछ नहीं करेगा, समझा। चुपचाप धंधे पे फोकस कर, 20-25 दिन तेरे है, खुद दिमाग लगाने का नहीं लाइफ के अंदर में, है ना। चुपचाप अपनी चीजों पे फोकस कर, 50 प्रॉब्लम आएगी, पहले से माइंडसेट बना के रखना, और इसमें ध्यान नहीं देना है ये बता के रखना। एंड करूंगा अपनी बात को ये कह के कि जब आप लाइफ में सेल्फ फोकस्ड हो जाओगे ना, तो लोग तुम्हें सेल्फिश कहेंगे। 25 दिन के लिए सेल्फिश कहला लेना अपने आप को, कोई महान बनने की जरूरत नहीं कि किसी का फटा है तो मैं टांग डालने जाएगा, तुम्हारी अपनी फटी है, सिल लो। समझ रहे हो बात को। कोई किसी के टांग, दोस्त का, सर दोस्त की गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम हो गया, ये उसका प्रॉब्लम है, उसने पटाई, तेरे को इनमें से कुछ भी नहीं मिला, है ना। सो डोंट बी अ शेयर होल्डर हु होल्ड अ स्टेक विदाउट एनी डिविडेंड। सर एक क्वेश्चन चलो जी। है सर एक जी, क्वेश्चन है सर, हाउ मच टाइम टू गिव टू डीटी एंड आईडीटी while writing exams so that we can at least complete both papers up to फेयरली 90%? फेयरली 90-90 मिनट्स। टाइम कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया, 180 मिनट्स है, 50-50 मार्क्स है, 90-90 मिनट्स, काम खत्म। और सर एक और क्वेश्चन आया है ध्वनि के एंड से कि जो ये 20 दिन बचे उसमें आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट रेफर करने हैं, कोई और एमसीक्यू मटेरियल? बिल्कुल कर लो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कर लो, आईसीआई वाला ही कर लो, जो मिल रहा है वो कर लो। मतलब देखो, मेरा मटेरियल मिल रहा है, किसी और का मिल रहा है, अभी है ना तुम्हारा टीचर और एकेडमी से दिल लगाने का टाइम नहीं। लॉयल्टी अलग बात है, रियलिटी अलग बात है। तुम लॉयल्टी पे नहीं, रियलिटी पे फोकस करो। यस, सो आई गेस आई एम डन विद दिस। किसी का और का कुछ सवाल होगा तो ठीक है, नहीं तो आई गेस डू योर वर्क राइट नाउ। मैं आप सभी लोगों के साथ बिल्कुल हूँ, एंड होपफुली जल्दी से जल्दी मुंबई में हम लोग मिलें, पुणे यस में हम लोग मिले, जहाँ पे भी।
सर मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट करण मुंद्रा, हमारे कल्याण ब्रांच के वाइस चेयरमैन, टू गिव वोट ऑफ थैंक्स प्लीज। Hello, hello, hello. Am I audible? यस 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 सर। सर व्हाट अ ग्रेट सेशन सर। ऐसा लग ही नहीं रहा था हम किसी फैकल्टी से ऐसे मोटिवेशन स्पीच ले रहे हैं। हमको लग रहा था हमारा कोई दोस्त ही है जो हमें सिखा रहा है ऐसा कि भाई ऐसा ऐसा कर, उसके पीछे मत जा, इसके पीछे जा। एंड आई एम श्योर सर स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हुई होगी इससे एंड मोटिवेशन मिला होगा उन्हें। एंड अभी सब लोग को ऐसा मतलब कॉन्फिडेंट रहेंगे पेपर तरीके लिए कि भाई हम बैलेंस हो जाएगा। एंड आई वुड लाइक टू थैंक विजय सर। थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम निकाला। एंड विकासा पिंपरी चिंचवड का एंड थाने विकासा का कोलैबोरेशन करने के लिए, सेशन के लिए। एंड अभी ग्रुप के अंदर इसमें भेज दिया जाएगा लिंक व्हाट्सएप का एंड इंस्टाग्राम का, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, कुछ सितंबर को जो एग्जाम देने वाला है क्रेडिट मिलने वाला है इस चीज के लिए, तो सरप्राइज है, कुछ आने वाला है। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच सर, विजय सर, फॉर ज्वाइनिंग। चलो बाय बाय पुणे, पिंपरी Thank चिंचवड you. एंड मुंबई। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक Thank यू सो मच, आप लोग की तारीफ बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। मिलते हैं जल्दी, यस सर। बच्चों को साथ श्योर, मजे करते हैं, मुंबई आइए। एंड डन स्टे डन। ट्यून्ड गाइस।